हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्स एपिसोड 16। अब तक कैप्स के जितने भी एपिसोड्स हमने टेलीकास्ट किए हैं, इन सभी एपिसोड का इस कैप्स की सीरीज का पर्पस है वो सभी स्टूडेंट जो जेई, नीट, एम्स या टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक प्लानिंग को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप कर पाएं और फाइनल एग्जाम के अंदर अपनी पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म कर सकें। क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि बहुत सारे कैपेबल डिजर्विंग कैंडिडेट अच्छी तैयारी के बावजूद एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से अपनी रैंक को लूज कर देते हैं और फाइनली वो रिग्रेट करते हैं कि इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, उसके बावजूद उस लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। इस एपिसोड का भी हमारा पर्पस ऐसा ही कुछ है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एग्जाम अटेम्प्ट एनालिसिस की। फाइनल एग्जाम से पहले आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी आपके टेस्ट लेते हैं या वो सभी स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी घर पे सैंपल पेपर या मॉक पेपर या पिछले सालों के जेई, नीट, एम्स के पेपर्स को री अटेम्प्ट करते हैं, उनका अगर सही तरीके से एनालिसिस किया जाए अटेम्प्ट करने के बाद तो सर्टेनली आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जितना स्कोर करने वाले हैं उससे रिलेटिवली बेटर स्कोर कर पाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी एग्जाम की प्री प्रिपरेशन के बारे में और किस तरीके से एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए उस बारे में, और मैंने ये भी शेयर किया था कि अगर इन रूटीन आप अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर्स या घर पे किए जाने वाले मॉक पेपर्स को उन तरीकों से अटेम्प्ट करते हैं तो वो तरीके आपकी हैबिट में इन्फ्यूज होंगे और फाइनल एग्जाम के अंदर आप उसी हैबिट से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और रिलेटिवली आपकी परफॉर्मेंस अपनी रूटीन प्रिपरेशन की परफॉर्मेंस से 10 या 15% सर्टेनली ज्यादा होगी। आज मैं आपको एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूं। आने वाले 5 या 6 मिनट में जिन फैक्टर्स पे फोकस करूंगा आप उनको बहुत ध्यान से समझें और उनको इमीडिएट बेसिस पे फॉलो करना शुरू करें। जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली 11th से 12th में जाने वाले हैं उन स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। उन स्टूडेंट्स में एक डिप्रेशन होता है, एक फैक्टर ये इन्वॉल्व हो जाता है कि पता नहीं अगले साल बोर्ड के साथ हम अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली प्लान कर पाएंगे या नहीं, और इसी वजह से कई स्टूडेंट अपनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को लूज भी करते हैं। मेरा उन सभी स्टूडेंट को सजेशन है कि आप अगर एक साल बाद रिपीट करने की भी सोच रहे हैं तो 12th में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि 12th में कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में ब्रेक आने का मतलब है आप एकदम से आउट ऑफ टच होंगे और 11th में थोड़ा भी जितना भी कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली अपने आप को आपने बिल्ड किया है वो भी आप गंवा देंगे। सो अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करें और इन मेथड्स के साथ पेपर्स का एनालिसिस तरीके से करें। आप खुद रियलाइज करेंगे आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक बहुत सही तरीके से ट्रैक पे आने लगी है। सो एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जब आप घर में अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर को, तो OMR शीट फिलअप करते वक्त ये ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं किया। स्किप किया है तो उसके तरीके वही हैं जो पिछले एपिसोड में बताए गए थे। और एक बार जब पेपर आपका पूरा हो जाए अपने सही तरीकों के अटेम्प्ट के साथ और जब आप एनालिसिस करने लगें तो एक ब्लैंक शीट लीजिए और उस ब्लैंक शीट के ऊपर अगर उस पेपर के अंदर 90 क्वेश्चंस थे, अगर वो जेई मेन का पेपर है, अगर वो नीट का पेपर है और 180 क्वेश्चंस थे तो पेपर पे सीरियल नंबर में क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अप टू 90 और अप टू 180। इसी तरह से जेई एडवांस के पेपर में जनरली अगर 60 या 66 क्वेश्चंस हैं तो सीक्वेंस में आप क्वेश्चंस की नंबरिंग कर लीजिए और उसके बाद मार्क करना शुरू कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ आप पेपर को देखिए और उसको ये देखिए कि वो आपका सही हुआ है या गलत हुआ है। पहली चीज, सही है तो उसके सामने टिक लगाइए, गलत है तो उसके सामने क्रॉस लगाइए। साथ में उस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जब आपने टिक या क्रॉस लगाया उसके आगे एक और मार्किंग करनी है जिसको हम कहते हैं डाई मार्किंग, DI मार्किंग। डी का मतलब होता है डिलेड अटेम्प्ट, आई का मतलब होता है इमीडिएट अटेम्प्ट। आप क्विकली रिकॉल कीजिए एनालिसिस के टाइम की क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने सॉल्व किया था तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करते हुए पढ़ते हुए इमीडिएटली आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 2 पे गए थे, या उसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में आपको टाइम लगा था? जब आप एनालिसिस इमीडिएटली पेपर अटेम्प्ट करने के बाद करेंगे आप इजीली एनालाइज कर लेंगे कि वो क्वेश्चन में आप इमीडिएटली आंसर मार्क कर पाए थे या थोड़ा सा डिले हुआ था। कई क्वेश्चन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए हैं, सेकंड अटेम्प्ट में हुए हैं, अगर वो सही भी हुए हैं तो भी उसके आगे डी मार्क जरूर करिएगा,
क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, सेकंड अटेम्प्ट में आपने दोबारा टाइम देके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस तरह हर क्वेश्चन के आगे आपको टिक मार्क या क्रॉस मार्किंग करनी है और साथ में डाई मार्किंग करनी है, या उस पर डी मार्क करेंगे या आई मार्क करेंगे। जनरली पेपर के एनालिसिस में स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं उसके आगे टिक मार्क तो कर देते हैं और उसके अलावा कुछ भी उन क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो फ्लूक में तुक्का लगाने से सही हो जाते हैं उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो गलती से सही हो गए थे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन मेंटल कैलिबर और योर नॉलेज। सो आप उस पर डी मार्किंग या आई मार्किंग करें, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में तुक्का भी लगाएंगे तो हमेशा उस पर कुछ टाइम स्पेंड जरूर करेंगे, तो अपने आप उसके आगे डी मार्किंग होगी। सो डी और आई मार्किंग बहुत ही नेसेसरी है। सो जब आप उस पेपर के सभी क्वेश्चन के आगे टिक या क्रॉस मार्किंग कर चुके हैं और डाई मार्किंग कर चुके हैं, अब दोबारा से उस शीट को आपको देखना है जिस ब्लैंक शीट पे सीरियल नंबर में आपने क्वेश्चन नंबर लिखे थे, उसके आगे टिक या क्रॉस मार्क किया था और डाई मार्किंग करी थी। अब क्विकली एनालाइज करना शुरू करिए उन क्वेश्चंस को जिन जिन के आगे आपने डी मार्क किया है। यह आप भूल जाइए कि वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं। जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चंस उनके गलत हुए थे सिर्फ उनको ढंग से देख लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं और उनकी लैंग्वेज में ये एग्जाम एनालिसिस पूरा हो गया। प्रैक्टिकली एग्जाम एनालिसिस नहीं है, यू हैव जस्ट लुक्ड एट द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप इंस्टीड ऑफ वो क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू कीजिए जिनमें आपने डी मार्क किया था। अब एनालाइज करना कैसे है, आप पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर पता है, क्योंकि आपके पास आंसर शीट होगी, आप चेक कर चुके हैं, अगर आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो उस डी क्वेश्चन के आगे उस एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में लिखें। अगर गलत हुआ है आपका क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता, तो उसको डाउट लिस्टिंग में डालें, डाउट कॉपी बनाइए, ताकि उस डाउट कॉपी को फ्यूचर में जब भी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में आप अपने टीचर से कनेक्ट करेंगे, उन डाउट्स को क्लियर करें और वापस आके उस एनालिसिस शीट पे लिखें। आप ये ध्यान रखिएगा, हर वो क्वेश्चन जिस पे डी मार्किंग है, चाहे वो आपका सही हुआ या गलत हुआ, इट इज मैंडेटरी कि आपको उन क्वेश्चंस के आगे उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस लिखने ही हैं, आप वो मिस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको गलत मिलते हैं तो उन गलत में आई मार्किंग भी हो सकती है और डी मार्किंग भी हो सकती है। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें डी मार्किंग है तो वो ऑलरेडी कवर्ड होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो गलत हुए और जिन पे आई मार्किंग है उसमें भी आपको अपनी एक्सप्लेनेशन डालनी है और इंपॉर्टेंट मार्क करना है, एक स्टार मार्क कर दीजिए। आई का मतलब उन क्वेश्चंस को आपने इमीडिएटली अटेम्प्ट कर दिया, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट थे। डिस्पाइट ऑफ दैट कॉन्फिडेंस आपका वो क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके गलत हुए और उनके आगे आई मार्किंग है, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली बार बार पढ़ना है। ये जैसे ही आपकी एनालिसिस शीट कंप्लीट होगी, उस एनालिसिस शीट को पेपर के साथ स्टेपल करके अलग से संभाल के रखिए, ताकि आप लगातार एट अ गैप ऑफ 1 और 2 वीक्स इस शीट को देखते रहें। जितना आपको टाइम मिलता है अपने पुराने सारे पेपर्स को देखते रहें। जो स्टूडेंट्स इसी बार एग्जाम देने वाले हैं, कमिंग ईयर के अंदर जेई या नीट के एग्जाम देने वाले हैं, वो अभी जितने भी मॉक पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर प्रैक्टिस के बाद उसका टिक मार्क, क्रॉस मार्क और डाई एनालिसिस प्रॉपर्ली करें और इन मार्किंग के बाद एक्सप्लेनेशंस लिखें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है जो सही हुए हैं और जिनके आगे आई मार्क है। टिक और आई मार्क वाले क्वेश्चंस आपके हाई कॉन्फिडेंस को डिपेक्ट करते हैं और धीरे धीरे आपको टिक और आई मार्क के क्वेश्चंस का क्वांटिटी बढ़ाना है। हर उस क्वेश्चन के आगे जिसके आगे डी मार्किंग है या जो गलत हुआ है और आई मार्किंग है, जिनमें आपको एक स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट मार्किंग भी रखनी है, उन सबके एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली शॉर्ट में रखने हैं, ताकि उन एक्सप्लेनेशन को देख के आप उस क्वेश्चन के प्रॉपर सॉल्यूशन को रिकॉल कर पाएं और लगातार अपने रिवीजन को डेवलप कर सकें। क्योंकि जितना आप स्ट्रांगली इस एनालिसिस को फॉलो करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करेंगे कि जो एग्जाम में आपकी मिस्टेक्स होती रहती थी, विद इन अ वीक और सो जैसे ही आपके 2, 3 या 4 एग्जाम अटेम्प्ट होंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी मिस्टेक्स कम होना शुरू हो गई हैं। और अभी सभी स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम अवेलेबल है कि वो स्टूडेंट इस
टिक और क्रॉस मार्किंग के साथ डाई मार्किंग भी कर सकें और प्रॉपर एनालिसिस को प्रिपेयर कर सकें। और ये जो एनालिसिस शीट होती है, अगर स्टूडेंट्स अपनी क्लास 11th और अपनी क्लास 12th में रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आई कैन 110% अश्योर यू कि आप फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में जब टेस्ट को अपीयर करेंगे और आप राइट मेंटल स्टेट में हैं तो आपकी जो भी पोटेंशियल है, आपका जो भी कैलिबर है, उस कैलिबर से उस एग्जाम में सर्टेनली फुल स्कोर आपकी कैलिबर के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। सो मेरा सजेशन सभी स्टूडेंट्स को ये है कि एग्जाम एनालिसिस को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। सिर्फ किसी एग्जाम में गलत हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना एग्जाम का एनालिसिस नहीं होता। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो एनालिसिस का तरीका मैंने इस एपिसोड में एक्सप्लेन किया है, हमारे सभी व्यूअर उन मेथड्स को फॉलो करेंगे और रेगुलर बेसिस के साथ इस तरह से एग्जाम एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकें और जो आप डिजर्व करते हैं उस कॉलेज में, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें और अपना ब्राइट करियर पा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट।